गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ चल रही थी और उसी को कंटिन्यू करते हैं। टेस्ट नंबर 15 लगाते हैं। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, फोकस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का समय है। सोचिएगा कि आंसर क्या है, या फिर पेपर पेन लेकर बैठा कीजिए या माइंड में काउंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दीजिए। तो भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर। किस रीति से करती है? देखिए, करती है संसदीय समितियों के माध्यम से। कैसे करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। दूसरा प्रश्न है, राज्यों के राज्यपाल के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, गवर्नर के संदर्भ में। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, राज्यपाल इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर पीसीएस की परीक्षा है तो। राज्य की मंत्री परिषद और राज्य का राज्यपाल इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस में तो प्रश्न पूछा जाता है हर बार कोई ना कोई। तो पहला वाला करेक्ट है। भारतीय संविधान में बिल्कुल उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इसलिए गलत है ये वाला, केवल एक से यहाँ पर। तो संविधान के अनुच्छेद 153 में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो D, C, B, A। 4 हैं। अब 4 में से देखिए 3 करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा, उसी को ढूंढना है। तो कौन सा है वो इनकरेक्ट है? चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए तथा उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म से। राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा और पद की अवधि के समाप्त होने के पश्चात भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद को ग्रहण न कर लेता। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करता है और भारत के संविधान में उसको पद से हटाने हेतु किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 150 में उपबंध है कि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त तो हो जाता है तो राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से उस सदन की सदस्यता उसकी जो है वो समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। डी यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ करेक्ट है सी भी, यहाँ करेक्ट है बी भी, लेकिन ए गलत है यहाँ। देखिए, राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के संदर्भ में ये उपबंध है कि 35 वर्ष की उनकी आयु होनी चाहिए और उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। ये जन्म वाला जो फंडा है ना कि उनको जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये नहीं है। ऐसा अमेरिका में चलता है। अमेरिका में यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपका जन्म अमेरिका में ही हुआ हो। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में यदि कोई नागरिक है, नागरिकता होनी चाहिए। अब वो आपकी जन्म के आधार पर हो या देशीकरण के आधार पर हो या किसी दूसरे तरीके से, भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म का फंडा यहाँ नहीं है संविधान में। तो यहाँ पर बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, इनकरेक्ट है तो ए, यही आंसर है। तो संविधान के अनुच्छेद 157 में उपबंध है कि किसी व्यक्ति के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए तथा उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, न कि जन्मजात नागरिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन से सही हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और ठीक वैसे ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, चाहे राज्यों के हाई कोर्ट हो या फिर पूरे भारत का सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, इन दोनों की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल वाला गलत है। राष्ट्रपति ही करेंगे, चाहे वो किसी स्टेट का हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या फिर पूरे भारत का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश।
तो पहला वाला गलत है, यहाँ पर राष्ट्रपति होना चाहिए। और राज्यों के राज्यपाल के वेतन व भत्ते संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। देखिए, भारत की संचित निधि पर भारित थोड़े होंगे, राज्य का राज्यपाल है तो राज्य की संचित निधि पर भारित होने चाहिए ना, गलत है ये भी। तो डी होगा इसका, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल के द्वारा, किंतु शपथ या प्रतिज्ञा राज्यपाल के समक्ष लेते हैं, याद रखिएगा। राज्यों के राज्यपाल के वेतन व भत्ते संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत राज्य की संचित निधि पर भारित न होकर राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, न कि भारत की संचित निधि पर। राष्ट्रपति के होते हैं भारत की संचित निधि पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? इनमें से किसकी नियुक्ति करते हैं? गवर्नर स्टेट के, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की नियुक्ति और राज्य विश्वविद्यालय के चांसलर की नियुक्ति, मतलब कुलपति की नियुक्ति। देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल, और राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं राज्य के राज्यपाल, और राज्य के महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की नियुक्ति भी करते हैं राज्य के राज्यपाल। चांसलर की नहीं करते, क्योंकि चांसलर तो वो खुद ही होते हैं ना, चांसलर तो राज्यपाल खुद ही होते हैं, तो किसकी करेंगे? वो वाइस चांसलर की करेंगे ना। तो देखिए, उपरोक्त में से डी गलत है, क्योंकि राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति मतलब चांसलर राज्यपाल स्वयं होता है। राज्यपाल द्वारा कुलपति की नियुक्ति की जाती है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति मतलब चांसलर राज्यपाल स्वयं होता है, और राज्य के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, मतलब वाइस चांसलर की। क्वेश्चन नंबर 6 है, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, क्या होगा इसका उत्तर? देखिए, 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में नियोजित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में इसकी चर्चा की गई है। इसे शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल किया गया है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, मतलब विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। तो पहली बात तो 18 से कम आयु वर्ग की बात नहीं की गई है, और 14 वर्ष से कम की बात की गई है। तो एलिमिनेट कर दीजिए एक को, जहाँ जहाँ एलिमेंट है वो नहीं होगा, जहाँ जहाँ एक है वो नहीं होगा, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में इसकी चर्चा की गई है। देखिए, 23-24 में है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, लेकिन 23 में बलात् श्रम पर रोक है, और जो कारखानों में बच्चों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम ना करने की लिए जो बात की गई है वो 24 में की गई है, 23 में नहीं। तो दूसरे को भी एलिमिनेट कर दीजिए। इसे शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल किया गया, बिल्कुल 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, गलत, प्राप्त है। तो केवल 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो केवल 3 कथन यहाँ सही है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में की गई है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया, जबकि 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का निषेध है। पहला गलत है, क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के स्थान पर 14 वर्ष से कम आयु की बात है। और चौथा भी गलत है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों के और गैर नागरिकों को दोनों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस किस को शामिल किया गया है? कौन है हिंदू भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार? अच्छा, 25 से 28 में है क्या? वैसे तो ये फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक कर्तव्य है, लेकिन उसमें भी क्या है, क्लाउज पार्ट रखे हैं ना। तो धर्म की स्वतंत्रता है 25 से 28 में। यहाँ बौद्ध हिंदू हैं, सिख हिंदू हैं, जैन हिंदू हैं, पारसी हिंदू नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख को, जैन को और बौद्ध धर्म को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत पारसी को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, और धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तित करने का अधिकार। देखिए, ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि कोई धार्मिक निकाय लोगों को धर्म परिवर्तित करने का उसके पास राइट है कोई।
भले ही बहुत सारे लोगों की बातों में आकर लोग जो है अपना धर्म परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन अधिकार नहीं है, कोई लीगल राइट उनको नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने संविधान में दिया हो। तो गलत है यहाँ पर। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है। तो 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म प्रचार करने, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने तथा राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार शामिल है। और यह अनुच्छेद किसी भी धार्मिक निकाय को लोगों का धर्म परिवर्तित करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भारतीय संविधान मान्यता देता है, किस किस को मान्यता देता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई दोनों को, धार्मिक भाषाई एवं नरजातीय अल्पसंख्यकों को। तो धार्मिक को भी देता है, भाषाई को भी देता है, नरजातियों को नहीं देता है। तो दोनों को देता है, तो सी हो जाएगा, क्योंकि सी में दोनों हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की चर्चा की गई है। हालांकि जो अल्पसंख्यक शब्द है ना, उसको संविधान में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया। इसमें नरजातीय अल्पसंख्यक वर्ग की चर्चा नहीं की गई है। तो याद रखिएगा कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की चर्चा है, नरजातीय की नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है? प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय कहा है। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालयों को रिट निकालने की जो है वो शक्ति अधिक है उनके पास, मतलब हाई कोर्ट के पास अधिक है इन कंपेरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट निकालते हैं। देखिए पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। जो चौथा वाला डी है वो गलत है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है मतलब उच्चतम न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट निकालेगा, और जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट निकालेगा। तो उपरोक्त में से डी सही नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत एवं राज्य का हाई कोर्ट जो होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट निकालता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक वैधानिक अधिकार है, मतलब यह एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, यह एक लीगल राइट है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद से यह मौलिक अधिकार नहीं रहा। इम्पोर्टेंट है प्रश्न, संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार इस समय एक वैधानिक अधिकार है, मतलब लीगल राइट है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि संविधान में इसकी चर्चा है। और ये मौलिक अधिकार तो अब रहा नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा, कभी था। कब से हट गया ये? जब से हुआ 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ना कि 42वां। ये गलत है, मतलब चौथा गलत है यहाँ पर, और यह मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए ये सही है। लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये गलत है। तो 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए उपरोक्त में से चौथा जो है वो गलत है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। और कहाँ डाल दिया गया? इसको अनुच्छेद 300 के ए में, मतलब काम है। अब ये लीगल राइट है, अगर ऑप्शन 4 ऑप्शन वाले आते हैं तो आप मारोगे ये लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वैसे देगा नहीं, अगर देता है तो ये दोनों सही हैं, सभी को इसका एक एक नंबर मिलेगा, या 2 अंकों का होगा तो 2 अंक मिलेंगे। मौलिक अधिकार अभी ये रहा नहीं है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको डाल दिया गया है कहाँ पर? 300 के काम है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको लीगल राइट का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? किसे माना जाता है? संसद लगाकर गलत मत कर देना, राष्ट्रपति भी इसका उत्तर नहीं है, इसका आंसर है न्यायालय। अब वो हाई कोर्ट भी हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायालय को माना गया। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को केवल मूल अधिकारों के संबंध में रिट निकालने की शक्ति प्रदान करता है, अतः सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक एवं गारंटर माना गया है। और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत
मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य रिटों के लिए भी रिट निकाल सकता है, यानी हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र ज़्यादा हो गया इन कंपेरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। उसे लोक लेखा निधि का अभिभावक कहा जाता है। उसके रिपोर्ट पर अंतिम रूप से कार्यवाही संसद द्वारा की जाती है। वह लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग नहीं ले सकता। बिल्कुल फंडा क्लियर है। गलत कौन सा होना चाहिए? करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ये इनकरेक्ट है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोकलेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है और लोकलेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है, इसलिए इसे लोकलेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। तो लेखा परीक्षा बोर्ड के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर की गई। यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय का एक अंग है। इसके एक अध्यक्ष और 2 होते हैं इसके सदस्य। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बताइए, 3 सेकंड का टाइम है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। क्या निकाला आपने आंसर? देखिए, लेखा परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती। तो किसके द्वारा की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। तो उपरोक्त में से डी गलत है, क्योंकि लेखा परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर 1968 में की गई थी। इसकी स्थापना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अंग के रूप में की गई। इसमें एक होता है अध्यक्ष और 2 होते हैं इसके सदस्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। दोनों सदन वो कौन कौन से होंगे? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर होगा तो उस दिन से नहीं रहेगा जिस दिन से उसने राष्ट्रपति के रूप में अपनी शपथ ग्रहण कर ली। बिल्कुल देखिए, तीनों के तीनों करेक्ट ही लग रहे हैं। तो करेक्ट है पहला, करेक्ट है दूसरा, करेक्ट है तीसरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो उपरोक्त तीनों के कथन सत्य हैं, तीनों ही सत्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 59(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 79 में उपबंध है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होगी। दोनों का मतलब कौन? लोकसभा और राज्यसभा। अतः राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। इन तीनों को मिलाकर बनती है संसद। संसद के अभिन्न अंग होने के तहत दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही कानून बनता है। तो 15 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने इसमें ऐड किए थे। अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। अब ये टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, हर दिन मिलेगी। जिन विद्यार्थियों ने भी अप्लाई करना है उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा 2020 में, तो कर सकते हैं। धन्यवाद।